हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोडिंग फॉर फ्रेमवर्क। इस कोर्स का हमारा ये सेकंड नंबर वीडियो है और इस वीडियो सेशन में हम ये बात करेंगे अबाउट फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग फॉर। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल की वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। तो जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन मीन्स पार्ट 1 में हमने ऐप टू फोल्डर डाउनलोड किया था अपने इस कंपोजर टूल के जरिए। साथ ही साथ हमने एक मैनुअल फोल्डर डाउनलोड किया था coordinator4.com मीन्स coordinator.com की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस वीडियो सेशन में हम अपने फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में जानने वाले हैं कि इनके जो इंस्टॉलेशन सेटअप में ये जो फाइल्स होते हैं और ये जो फोल्डर्स होते हैं उनका क्या पर्पस और क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर हम मीन्स इन फाइल्स और फोल्डर्स को जानने के पहले अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो सेशन में हमारे पास एक एरर आई थी जिसके थ्रू हमने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाए थे। तो हम इस इशू को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं जाऊं अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे और इस ऐप टू फोल्डर को मैं ओपन करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन जो कि हमने डाउनलोड किया था। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो फोल्डर्स हैं वो है ऐप, पब्लिक, टेस्ट्स, वेंडर, राइटेबल। ये वो सारे फोल्डर्स हैं। आप देख सकते हैं इन फोल्डर्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हमें इस एरर को सॉल्व करना है। एरर सॉल्व करने के पहले हमें एरर को जानना होगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद हमारे पास कोई भी एरर की मैसेज मीन्स कोई भी एरर की नोटिफिकेशन नहीं है कि एरर है क्या। तो हमें अपने डीबगर मोड को ऑन करना होगा। उस मोड को ऑन करने के बाद हमें एरर का पता लग सकता है और हम एरर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे। coordinator4 में हमारे पास एक स्पेशल टाइप की फाइल्स हैं, स्पेशल टाइप के फोल्डर्स भी हैं, हम देखेंगे इस वीडियो सेशन में। उस स्पेशल टाइप के फाइल को यूज़ करने के बाद हम अपने मीन्स डिबगर मोड को ऑन कर सकते हैं। वो फाइल है हमारा env फाइल, स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट फाइल। सबसे पहले हमें इस env फाइल को रीनेम करना होगा कॉल्ड .env। .env को हमें मीन्स डॉट लगाते ही ये फाइल अब इस एप्लीकेशन में रीड होने लगेगी मीन्स इसका यूज़ होने लगेगा। मैं इसको क्लिक करूँगा। इस फाइल के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास मल्टी लाइन्स ऑफ कोड हम देख सकते हैं। ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमें अपने इस डिबगर मोड को ऑन करना है। हमारे पास उसके लिए एक वेरिएबल है कॉल्ड ci_environment। सबसे पहले मैं इस हैश सिंबल को रिमूव करूंगा बिकॉज हैश सिंबल एडेड है, इसका मतलब ये अभी कमेंटेड है। प्रोडक्शन के बजाय मैं लिखूंगा डेवलपमेंट। अगर मैं इसे सेव करूं, रीलोड करूं, अब हमारे पास एक परफेक्ट एरर है। एरर है हमारे पास कैशे अनएबल टू राइट पाथ राइटेबल फोल्डर। इसका मतलब हमने जो सेटअप डाउनलोड किया था ये राइटेबल फोल्डर को परमिशन नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि कैशे इस फोल्डर पे राइट नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर को परमिशन दूंगा। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे sudo su मैं जाऊंगा अपने इस फोल्डर में राइटेबल फोल्डर के अंदर परमिशन दूंगा। परमिशन देने के बाद अब इस फोल्डर को हमने राइट करने का परमिशन दे दिया है। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे रीलोड करूं, अब हमारे पास वो एरर नहीं है। तो हमने दोनों तरीके से एप्लीकेशन को रन कर लिया, PHP Spark सर्व के जरिए और हमारे इस फोल्डर आर्किटेक्चर के जरिए। अब हम बात करते हैं अपने फोल्डर्स और फाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऐप फोल्डर के बारे में। इस एप्लीकेशन के अंदर मीन्स coordinator4 के अंदर जो ये ऐप नाम का फोल्डर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे मीन्स
एप्लीकेशन की फाइल्स लाइक कंट्रोलर की फाइल्स, मॉडल की फाइल्स, व्यूज़ की फाइल्स, सारे कॉन्फ़िगरेशंस हमारे इस फोल्डर के अंदर होंगे। इस फोल्डर के अंदर हम जैसे ही जाएंगे हमारे पास एक कॉन्फ़िग फोल्डर है। इस कॉन्फ़िग मीन्स नाम से क्लियर है कि हम सारे कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने वाले हैं इसके अंदर। सो इस कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्स्टेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ईमेल सेटअप की है, साथ ही साथ हमारे राउट्स की भी सेटअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। सो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िग फोल्डर हम अपने एप्लीकेशन की सारे कोर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास कंट्रोलर्स। इस कंट्रोलर्स के अंदर हम अपने एप्लीकेशन के कंट्रोल को क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोडिग्नेटर 3 यूज़ किया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमें CI_ कंट्रोलर को एक्सटेंड करते हैं अपने चाइल्ड कंट्रोलर्स में। मीन्स जो भी हम कंट्रोलर क्रिएट करते थे उसमें CI_ कंट्रोलर को इनहेरिट करते थे, मीन्स एक्सटेंड करते थे। लेकिन कोडिग्नेटर 4 में सारा कुछ बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर हम किसी भी कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे तो हमें बेस कंट्रोलर जो कि पेरेंट कंट्रोलर है हमें उससे एक्सटेंड करना होगा। अगर मैं इसे क्लिक करूँ home.php जो कि एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, सेटअप के साथ डाउनलोड हुई है, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस का मतलब कि ये जो कंट्रोलर है वो किस फोल्डर के अंदर है। सो home.php मीन्स होम कंट्रोलर ऐप के अंदर और कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर है। सो ये हमारा कंट्रोलर नेम और इसने एक्सटेंड किया है हमारे बेस कंट्रोलर को जो कि एक पेरेंट कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स मेथड है। इस इंडेक्स मेथड के अंदर हमारे पास एक व्यू फाइल कॉल हो रही है कॉल welcome_message। अगर आपको याद हो तो कोडिग्नेटर 3 में हम अगर व्यू फाइल को कॉल करते थे तो हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड होता था वो होता था दिस लोड व्यू। अब ये व्यू फाइल हमें कहाँ मिलेगी? ये व्यू फाइल सिंपली हमें व्यूज़ फोल्डर के अंदर मिलने वाला है। सो अगर मैं इसे ओपन करूँ, इस फाइल में जितनी भी कोड हैं वही बिल्कुल रेंडर हो रही है हमारे इस एप्लीकेशन के होम पेज पे। मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये था हमारा कंट्रोलर्स फोल्डर। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस फोल्डर। डेटाबेस फोल्डर्स के अंदर हमारे पास है माइग्रेशंस एंड सीड्स। माइग्रेशंस फोल्डर का मतलब होता है कि अगर हमें टेबल के स्कीमा और आर्किटेक्चर को मीन्स क्रिएट करना हो अपने माइग्रेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट के जरिए तो हम इस माइग्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि माइग्रेशन फाइल कैसे क्रिएट करें और उनके हेल्प से हम किसी टेबल के स्कीमा को कैसे मीन्स क्रिएट करके स्टोर करें। फिलहाल अभी के लिए हमें बस यही समझना है कि इन फोल्डर्स का यूज़ क्या है, क्योंकि फ़िलहाल हम कोई कोड नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है समझने में। सो फ़िलहाल के लिए हमें फोल्डर्स को बिल्कुल समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स। सीड्स का मतलब होता है डमी डेटा। सपोज़ करें हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, बड़ी सी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें काफ़ी सारा डमी डेटा चाहिए। तो हमारे पास एक सीडर्स नाम का कॉन्सेप्ट होता है, या सीड्स कह लें, उस नाम का कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट के जरिए हम डमी डेटा को अपने एप्लीकेशन के अंदर मीन्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस डमी डेटा के लिए हमारे पास एक सीड्स फोल्डर है। सो इन फोल्डर्स को भी हम स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ में देखेंगे। तो ये रहा हमारा टेबल स्कीमा के लिए और ये रहा हमारा टेबल्स के डमी डेटा के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर्स। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। तो ये हमारा हेल्पर्स। हेल्पर्स का मतलब है स्टैंड अलोन फंक्शंस के बारे में, वो फंक्शंस जो कि हम थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। हर एक फंक्शन का अपना एक पर्पस होता है। सो उन फंक्शंस को हम हेल्पर फंक्शंस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा कोडिग्नेटर 3 में भी था। सो सेम कॉन्सेप्ट हेल्पर्स का हमारा यहाँ पर भी है। सेम फाइल नेमिंग कन्वेंशन यहाँ भी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज नाम का जो फोल्डर है ये है हमारा लोकलाइजेशन और कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। अगर हम एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में बनाना चाहते हैं सो उन लैंग्वेजेस फाइल को हम इस लैंग्वेज फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइब्रेरीज का फोल्डर। लाइब्रेरीज एक क्लास होते हैं
उस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम थ्रू आउट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं आफ्टर लोडिंग लाइब्रेरीज। और हेल्पर्स को यूज़ करने के लिए, हेल्पर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पर्स को हमें पहले एप्लीकेशन में लोड करना होता है। कोडिग्नेटर 4 में हमारे पास काफ़ी सारे इनबिल्ट हेल्पर्स और लाइब्रेरीज होते हैं, साथ ही साथ हम यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज और हेल्पर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोडिग्नेटर 4 में लाइब्रेरीज को हम सर्विसेज भी कहते हैं। आपको याद हो कोडिग्नेटर 3 में हम फाइल अपलोड की एक लाइब्रेरी होती थी, बट यहाँ पर फाइल अपलोड जो फंक्शनैलिटी है उसे हम सर्विस कहते हैं। सो लाइब्रेरीज कोडिग्नेटर 4 में सर्विसेज के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल्स। मॉडल्स वो फाइल्स होते हैं जो कि डेटाबेस टेबल के साथ इंटरैक्ट करते हैं और डेटाबेस ऑपरेशंस करते हैं। लाइक हमें अगर कोई इंसर्ट ऑपरेशन करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, मतलब कोई भी ऑपरेशन, सो हम मॉडल्स फाइल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्टी। नेम क्लियर्स दैट कि हम इसके अंदर थर्ड पार्टी फोल्डर्स और थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करके स्टोर करेंगे जो कि हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना हो। नेक्स्ट है हमारा व्यूज़ जो कि एंड यूजर्स की लेआउट फाइल को स्टोर करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है पब्लिक फोल्डर। एक क्वेश्चन हमारे जो माइंड में है वो क्वेश्चन है कि हमें अपने मीन्स अगर मैं इस ऐप 2 लिखूं तो हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर क्यों जाना पड़ रहा है अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए, क्योंकि इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास एक htaccess फाइल है, साथ ही साथ index.php फाइल है। इस वीडियो कोर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि URL से पब्लिक हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस पब्लिक फोल्डर के अंदर इन फाइल्स के बजाय हम अपनी एसेट्स फाइल को स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर CSS की फाइल्स हों, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हों, इमेजेस की फाइल्स हों, तो हम इस पब्लिक फोल्डर के अंदर उसे रख सकते हैं। पब्लिक फोल्डर नाम के साथ क्लियर है, ये पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स स्टोर कर सकती है। तो अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हमारे पास कोई CSS फाइल्स है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, इमेजेस की फाइल्स है, तो हम इस फोल्डर के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट्स फोल्डर। यहाँ पर हम टेस्ट केसेस को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंडर फोल्डर। वेंडर फोल्डर के अंदर हमारे पास कोडिग्नेटर 4 की कोर फाइल्स होंगी, लाइक डिपेंडेंसीज और पैकेजेस होंगे जो कि हमने देखा था अपने मीन्स कंपोजर के थ्रू इंस्टॉलेशन होते वक्त। तो ये है वो वेंडर फोल्डर। नेक्स्ट है हमारा राइटेबल फोल्डर। इस राइटेबल फोल्डर के अंदर हमारे कैश्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स स्टोर होते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि जब भी आप इन फोल्डर्स के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको वेंडर फोल्डर और राइटेबल फोल्डर को टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम सिर्फ ऐप फोल्डर और पब्लिक फोल्डर के थ्रू कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन में नहीं होता कि आप इनके कोर फाइल्स को छेड़ें और इन्हें डिस्टर्ब करें। अगर आप सपोज फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप राइटेबल फोल्डर में इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इमेजेस को इस फोल्डर के स्टोर करने के बजाय आप इस पब्लिक फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स है, यहाँ पर आप किसी तरीके की एसेट्स फाइल को स्टोर कर सकते हैं, सो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट फाइल्स जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। इस इन्वायरमेंट फाइल्स में हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं, लाइक हमारे पास डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज इन्वायरमेंट वेरिएबल थ्रू आउट एप्लीकेशन। तो ये था गाइस हमारा ऐप 2 जो कि हमने डाउनलोड किया था कंपोजर के थ्रू, सारे फाइल्स और फोल्डर्स की डिटेल। अगर मैं बैक जाऊं, हमारे पास एक जिप्ड फोल्डर है मैनुअल जो कि हमने डाउनलोड किया था। अगर मैं इसे अनजिप करूं, इस फोल्डर के अंदर जाऊं, एक टैब ओपन करूं अपने सिस्टम में, इस टैब में मैं जाऊंगा अपने ऐप 2 फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पर हमारे पास ऐप 2 है जो कि कंपोजर के थ्रू आया था, और यहाँ पर हमारे पास फ्रेमवर्क 4.0.3 है जो कि मैनुअल डाउनलोड किया था। अगर हम यहाँ थोड़ा गौर करें तो हमें फोल्डर स्ट्रक्चर में थोड़े डिफरेंसेस पता लगेंगे। इस कंपोजर में हमारे पास 5 फोल्डर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 फोल्डर्स हैं।
इन 4 फोल्डर्स के अलावा हमारे पास यहाँ सिस्टम नाम का फोल्डर है और यहाँ पर हमारे पास वेंडर नाम का फोल्डर है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे लिए जो काम की बात है वो सिर्फ ऐप और पब्लिक है। कंपोजर के केस में ये जो वेंडर फोल्डर है ये हमारे कोर फाइल्स के स्टोरेज एरिया है, बट जो मैनुअल फोल्डर है ये है सिस्टम नाम का फोल्डर। सेम हमारे पास कोर फाइल्स हैं। सो इस फोल्डर के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो हमें इस फोल्डर को और इस फोल्डर को टच नहीं करना है, साथ ही साथ हमें इस फोल्डर्स के अंदर हम काम कर सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन को अगर हमें PHP Spark सर्व कमांड के थ्रू अगर रन करना हो तो हम इसे भी रन कर सकते हैं, क्योंकि PHP Spark सर्व टोटली इंडिपेंडेंट है कि आपने एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड किया है, मीन्स कंपोजर के थ्रू या अपने मैनुअल बटन के थ्रू। तो आप इसे भी डेवलपमेंट सर्वर के थ्रू रन कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हमने फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल्स के बारे में देखा। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।